ये प्रैक्टिस आपकी डे बाय डे अब बढ़नी ही है, घटेगी नहीं, बढ़ेगी। ये टाइम 1 घंटा भी हो सकता है, 2 घंटे भी हो सकता है, 3 घंटे भी हो सकता है, 4 घंटे भी हो सकता है। तो सभी लोगों को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन हर सैटरडे को पहुंचता रहे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा आज का। जो हमारा क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बता दूं कि हमारे क्वेश्चन किससे संबंधित हैं, कौन से चैप्टर से संबंधित हैं। तो हमारे प्रश्न संबंधित हैं प्लांट फिजियोलॉजी और प्लांट से ही, बॉटनी से ही संबंधित है। चैप्टर मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर कि आपको ये नहीं दिया है। ये क्या हो गया है? कहाँ जा रहा है? ओके, एक सेकेंड। चैप्टर मैंने यहाँ पर नाम नहीं दिया है, ठीक है। तो ये कैसे हटेगा? पेन नहीं है यहाँ पे। नहीं चल रहा। अच्छा ठीक है, हो गया। तो ये हमारे बॉटनी का है, बॉटनी वनस्पति विज्ञान। और वनस्पति विज्ञान में क्या, वनस्पति विज्ञान में हम क्या है मेन, इसमें आपके प्लांट फिजियोलॉजी के हैं, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी आपका यहाँ पर क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा है स्क्रीन पर, जल्दी जल्दी से करेंगे क्योंकि आज समय थोड़ा सा ज़्यादा है। मॉक पीसीएस भी हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो जल्दी जल्दी से देखेंगे। निम्न में से कौन पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व नहीं है? बहुत इजी प्रश्न है बच्चों, घबराना नहीं है, ठीक है। तो कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं जो अगर आपने कर लिए तो पता चलेगा कि हाँ भाई क्या है, ये तो हमेशा आना ही आना है, ये तो बहुत इजी है। तो कौन पोषक तत्व है जो पौधे के लिए आवश्यक नहीं है? कौन सा पोषक तत्व है? लोहा है, बिल्कुल है, लोहा है। 17 एलिमेंट ऐसे होते हैं, 17 एलिमेंट ऐसे हैं जो पौधे के लिए आवश्यक हैं, ठीक है। इसको बस एक बार याद कर लेना, एक बार याद कर लिया हो गया। ये क्वेश्चन तो पीसीएस तक में आता है। आवश्यक हैं, इसमें से कुछ मैक्रो होते हैं, कुछ होते हैं मैक्रो और कुछ होते हैं माइक्रो। बहुत एक्सप्लेनेशन नहीं करवाऊंगी, एक्सप्लेनेशन आज बहुत ज़्यादा नहीं करवाऊंगी। कुछ मैक्रो होते हैं और कुछ होते हैं माइक्रो पोषक तत्व होते हैं। जो दीर्घ पोषक तत्व होते हैं उसमें हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, 3 तो आपको ऐसे ही याद हो जाने चाहिए। हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम और कैल्शियम, है ना। नाइट्रोजन, पोटेशियम और कैल्शियम, ये आपको ऐसे ही याद हो जाना चाहिए। सोडियम, पोटेशियम तो आपको पता ही है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर, ये आपको याद हो जाना चाहिए। इधर आ जाएगा आपका बोरोन, आ जाएगा लोहा, आ जाएगा Fe, आ जाएगा। मैं पूरा नहीं बता रही हूँ, ठीक। लेकिन लेड कहीं भी नहीं आता है, लेड कहीं भी नहीं आता है। और मैग्नीज को हमेशा ये याद रखेंगे कि मैग्नीज क्या है, माइक्रो है, जो सूक्ष्म तत्व है, जो कम मात्रा में चाहिए मैग्नीज। लोहा भी उसे सूक्ष्म कम मात्रा में चाहिए, ठीक है। लोहा भी पौधे को कम मात्रा में चाहिए। और अगर जिंक की बात करें तो जिंक भी पौधे को क्या चाहिए, बहुत कम मात्रा में, मतलब माइक्रो एलिमेंट है, माइक्रो। तो ये हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम और कैल्शियम, ये मैक्रो हैं। लेकिन लेड कहीं नहीं आता है। आंसर इज लेड, लेड आंसर हो गया। क्लियर हो गया? आपको याद होगा कि इसको ऐसे कनेक्ट करो। आपको याद होगा कि मैगी बैन हो गई थी, मैगी बैन हो गई थी। क्यों बैन हो गई थी? जब मैगी को रिसर्च किया गया, जब जो फूड कंट्रोलर होते हैं उन्होंने मैगी को एक रिसर्च किया तो देखा कि मैगी के अंदर लेड है। और लेड क्या है, हार्मफुल है ना। लेड मनुष्य के लिए हार्मफुल है, लेड अगर हम खाएंगे तो हमारे लिए हार्मफुल है। तो लेड की मात्रा मैगी में जब पाई गई, एक लिमिट से बढ़कर जब पाई गई, तो उसको बैन किया गया। उसका कारण ये था कि जो मैगी का मसाला होता है, उस मसाले में जो अनियन पड़ता है, वो अनियन जिस भूमि में उगाया गया था उस भूमि में लेड की मात्रा बहुत अधिक थी।
मतलब ये कारण पीछे से निकल के आया था, अब जो भी कारण रहा होगा, तो यहाँ से आप लेड याद रखेंगे कि लेड पौधे के लिए आवश्यक तत्व, पोषक तत्व नहीं है। अगला प्रश्न आ जाते हैं, फटाफट देखते हैं। कौन सी फसल में अत्यधिक प्रोटीन होता है? ये सारी की सारी चीजें कोरिलेट करनी है। ऐसा नहीं करना है कि केवल प्रश्न देखा आंसर देखा, प्रश्न देखा आंसर देखा, नहीं। वनडे एग्जाम नहीं देने जा रहे हो आप, एलटी की परीक्षा देने जा रहे हो, आप जीआईसी की परीक्षा देने जा रहे हो। 9 to 10 को आप पढ़ाओगे, बच्चों को पढ़ाओगे, तो जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ ऐसे आप पढ़ाओगे आगे जाके, तो वो एनालिसिस पावर चेक करेगा आयोग कि आपके अंदर है कि नहीं है ना। तो आंसर बताएंगे इसका, कौन सी फसल में अत्यधिक प्रोटीन होता है। अत्यधिक प्रोटीन पूछ लिया है उसने, आया हुआ क्वेश्चन है। अभी मैं आपको वो सारे प्रश्न करवा रही हूँ जो आए हुए हैं। इसके बाद जब मैं सीरीज शुरू करूंगी ना, तो फिर मैं खुद वाले प्रश्न जो मैं खुद बनाऊंगी या बना रही हूं वो कराऊंगी, और वो आपको मैं क्लास में भी कराऊंगी, है ना। अभी मैंने करवाए थे कल परसों की क्लास में, तो वो क्लास में भी होंगे। क्लियर हो गई ये बात, समझ में आ गया। यहाँ पर प्रोटीन पूछ रहा है, चावल है, गेहूं है, दालें हैं, मिलेट्स हैं। आपको किस में सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है? तो अब इसको सबसे ज़्यादा कैसे, तो ये एक मात्रा होती है ना, मात्रा होती है। पल्सेस, गुड गुड, आंसर इज राइट। पल्सेस, पल्सेस एकदम सही है कि पल्सेस में प्रोटीन की मात्रा, दालों में प्रोटीन की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। दालें कौन सी फैमिली में आती हैं, ये मुझे और बता दो कि दालें कौन सी फैमिली में आती है। मटर, अरहर, चना, मूंग, मसूर, ये सारी की सारी दालें, है ना। जितनी भी दाल होगी उसका 25% उसमें क्या होता है? प्रोटीन होता है। मान लिया आपने जो, अगर आप 100 ग्राम दाल ले रहे हैं तो 25% उसमें प्रोटीन है, जबकि गेहूं और चावल में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, गेहूं चावल में ऐसा नहीं होता है। तो दालें किस में आती हैं? लेग्यूम है, लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी में दालें हैं सारी की सारी। आगे चल के और भी क्लासिफिकेशन है, वो बाद में बात करेंगे। लेग्यूम्स में आती हैं, और कितना होता है? कुल वजन का 25% इनमें होता है, गेहूं के मुकाबले में दुगना। जितना भी कुल वजन है और उसका कितना है? उसका 25% प्रोटीन यहाँ पर होता है। गेहूं का तो दुगना है, गेहूं में नहीं है। गेहूं में क्या है? वहां पर क्या है गेहूं में? बताओ मुझे, गेहूं में क्या है और चावल में क्या है? तो अब देखते हैं हम एक चीज और, वो ये कि जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं कहाँ, अपनी सभ्यता में आगे, दालों में प्रोटीन की मात्रा कम हो गई है। ड्यू टू किसकी? ड्यू टू फर्टिलाइजर, ड्यू टू पोल्यूशन, ड्यू टू बायोडाइवर्सिटी जो इतना में चेंज आ रहा है, क्लाइमेट चेंज। तो हम ये देखते हैं कि अभी ये चेंज हुआ है। पहले दालों में प्रोटीन ज्यादा होता था, अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है ना। तो इसीलिए कहते हैं ना कि गेहूं, भाई कहते हैं ना गेहूं की ताकत कम हो रही है, फसलों की ताकत कम हो रही है। ताकत कम होने का मतलब यही है। इसका सबसे बड़ा रीजन है क्लाइमेट चेंज और फर्टिलाइजर का बहुत ज्यादा उपयोग। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट एकदम एकदम ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न एक बढ़ गया आगे। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पौधे में शर्करा के स्थानांतरण के लिए आवश्यक है? गला फंस रहा है बच्चों, 1 मिनट के लिए होल्ड करेंगे। चलें बताएं, क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। हाँ, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पौधे में शर्करा के स्थानांतरण में, ये समझ रहे हैं ना? शर्करा, शर्करा मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज को क्या कर रहा है? ट्रांसफर कर रहा है। तो शर्करा के स्थानांतरण में, अब ये देखो, अगर ये पोषक तत्व पौधे में नहीं होते हैं तो पौधा जो ग्लूकोज बना रहा है ना, वो ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। कहाँ नहीं ट्रांसफर कर पाएगा? ग्लूकोज बन कहाँ रहा है? पौधे की लीफ में बन रहा है, और ये लीफ में जो ग्लूकोज बन रहा है
ये ट्रांसफ़र कहाँ हो रहा है बेटा लोग? ये ट्रांसफ़र हो रहा है रूट्स में हो रहा है, ये फ्लावर में हो रहा है ना, और ये ब्रांचेस में हो रहा है ट्रांसफ़र, ब्रांचेस में हो रहा है, और ये कहाँ हो रहा है? और ये फ्रूट में ट्रांसफ़र हो रहा है। जो पौधा फल बना रहा है, ये जो ग्लूकोज यहाँ बना, ये इतनी जगह पर ट्रांसफ़र हो रहा है। इसके ट्रांसफ़र करने के लिए, इसकी हेल्प करने के लिए एक न्यूट्रिएंट बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगा तो क्या होगा? ग्लूकोज का ट्रांसफर नहीं होगा। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, बोरोन, है ना। बोरोन, बोरोन जो है पौधा, इसको बोरोन को टेट्राबोरेट टेट्राबोरेट की फॉर्म में अवशोषित करता है, टेट्राबोरेट की फॉर्म में अवशोषित करता है, ठीक है, बोरोन को। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये हमें पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन जब हम करते हैं तो उसके साथ हमें उसकी नॉलेज भी पता होनी चाहिए, है ना। टेट्राबोरेट के रूप में अवशोषित करता है और शर्करा के स्थानांतरण के लिए ये बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ बोरोन का एक काम और भी है, जो दलहनी फसलें होती हैं, ये याद रख लेना। जो भी दलहनी फसलें हैं, लेग्यूमिनस प्लांट हैं, दलहनी फसलों में जो रूट्स के अंदर क्या बनती हैं? गांठें बनती हैं। रूट्स के अंदर ना ये गांठें बनती हैं दलहनी फसलों में। रूट में जब गांठें नहीं होंगी तो यहाँ पर बैक्टीरिया रहते हैं ना, नाइट्रोसोमोनास, है ना, बैक्टीरिया, है ना। ये क्या कर रहे हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं ना दलहनी फसलों में, ये सबको पता होगा। N2 फिक्सेशन हो रहा है। N2 फिक्सेशन क्यों हो रहा है? N2 फिक्सेशन हो रहा है सिम्बायोसिस के कारण। अगर ये नहीं होंगे तो N2 फिक्सेशन नहीं होगा, और ये इनके रहने के लिए अगर जगह नहीं होगी तो ये रहेंगे कहाँ? तो उसके लिए कौन हेल्प करता है? बोरोन। बोरोन इसके लिए भी हेल्प करता है, ठीक है। बोरोन को टेट्राबोरेट की फॉर्म में, हाँ बिल्कुल, टेट्राबोरेट की फॉर्म में अवशोषित करते हैं, और बोरोन हेल्प करता है क्या? दलहनी फसलें जो रूट्स में बन रही हैं, नोड्यूल्स बन रहे हैं, गांठें बन रही हैं, इन गांठों को बनाने के लिए बोरोन इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गई ये बात? नमस्ते सुजीत, तो मैंने अभी किसी का नाम भी नहीं लिया था, दीपा प्रजापति, सभी लोग फटाफट, रूबी रानी, जितने भी लोग हैं जो ऐप पे कहते हैं मेरा मैम आपको मेरा कमेंट नहीं दिख रहा है, मैम कमेंट नहीं जा रहा है, अभी सब आ जाओ, सारे कमेंट करो। अंचल वर्मा, जागृति, शिवम प्रजापति, गुड, बहुत, रामदेव सिंह ओझा, हाँ राधे राधे बेटा, है ना, राधे राधे, तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, है ना, सच है बिल्कुल, ओके चले, हाँ ठीक है, आंसर देते जाएंगे, मैं सबका नाम लेती जाऊंगी। प्रियंका, मोनू, साहिबा, नवाजिश, शेखर, बहुत तेजी से नाम आ रहे हैं, ठीक, चलिए, अंबिका, ज्योति, कल्पना, सभी लोगों का स्वागत है और सभी लोग आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक पुष्प कलिका का खिलना उदाहरण है, आपसे पूछा जा रहा है, ओपनिंग ऑफ ए फ्लोर बर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये एग्जाम्पल है किस चीज का? एग्जाम्पल है पुष्प कलिका का खिलना, किसका एग्जाम्पल है? बताएंगे। पुष्प कलिका का खिलना किसका एग्जाम्पल है? मैंने इसमें ना खनिज के और भी मैंने प्रश्न डाले थे, लेकिन फिर मैंने इसलिए हटाया क्योंकि मैंने अभी ये वाला चैप्टर पढ़ाया नहीं है आपको, है ना। तो पूजा चौधरी आंसर, गुड मॉर्निंग पूजा, हाँ। पवन कुमार आंसर दे रहे हैं ए, और डी भी आंसर है, दिवेश का डी आंसर आ रहा है, प्रगति हाँ। पुष्प कलिका का खिलना किसका उदाहरण है? तो ये पुष्प कलिका का ऊपरी सतह पर पुष्प कलिका का खुलना क्या है? ऊपरी हिंदी में तो बहुत इजी है, ऊपरी वृद्धिवर्तन, ऊपरी वृद्धिवर्तन कहलाता है इपीनेस्टी का उदाहरण है, ठीक है। ओपनिंग फ्लोर बर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ इपीनेस्टी। तो इपी का मतलब हो गया ऊपर, पुष्प कलिका खुल रही है, ये पुष्प कलिका आप देखते ना, कली खिली हुई है फिर फूल खिल गया सुबह में उसका, तो ये कहलाता है इपीनेस्टी। क्या कहलाता है? इपीनेस्टी। तो ऊपरी परिवर्धन यहाँ पर आया है, ऊपरी परिवृद्धि वर्तन आया है, लेकिन आपको ये एग्जामिनर ऐसे भी दे सकता है इपीनेस्टी।
इपिनेस्टी, तो आपको इपिनेस्टी याद रखना पड़ेगा। इपी मतलब ऊपर, हाइपो होता है तो नीचे, थर्मो होता है तो ताप, है ना, तो यहाँ पर इपिनेस्टी आपको याद रखना है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि हमारा मॉक है पीसीएस वाला भी, तो अभी इसलिए कम ही क्वेश्चन होंगे, 1 घंटे के करीब मैं क्वेश्चन करवाऊंगी। कोशिका के मध्य जल का प्रवाह होता है, ठीक है, फिर थोड़ी सी टाइमिंग सेट हो जाएगी ना अगले सैटरडे से, तो टाइम बढ़ा देंगे। सेल से क्वेश्चन, सेल से क्वेश्चन मैं बता चुकी हूँ, सेल से मैंने करवाए हैं, फिर करवाऊंगी, है ना। अभी ये इसलिए क्योंकि इस हफ्ता जो प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाई है ना, तो बच्चे कंफ्यूज हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वहाँ क्या पढ़ाया है, जल विभव, वाटर पोटेंशियल क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या है, या डीपीडी क्या है, या डीपी क्या है ना, ये डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्या है, डिफ्यूजन प्रेशर क्या है। अब इसमें सब हो रहे हैं कंफ्यूज, है ना, कंफ्यूज हो रहे हैं। तो इस बार अभी प्लांट फिजियोलॉजी जम के जरा से प्रश्न कर लो, हिम्मत आ जाएगी कि प्रश्न इतने जो है टफ नहीं आते हैं, जितना पढ़ाया है वहीं से आ रहे हैं। तो यहाँ पे कोशिकाओं के मध्य जल का प्रवाह होता है, इसीलिए मैंने वो हटा दिए, थोड़े से डाले न्यूट्रिएंट वाले क्वेश्चन, मैंने इसलिए हटाए वहाँ पे। ठीक है, कोशिका के मध्य जल का प्रवाह होता है। अब पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है, कोशिका के मध्य जल का प्रवाह, ये कोशिकाएं हैं, ठीक है, ये कोशिकाएं हैं, अरेंज हैं प्लांट की कोशिकाएं। अब प्लांट की कोशिकाएं हैं तो वाटर कहाँ से, वाटर कहाँ से, वाटर यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा। ये जो मूवमेंट हो रहा है वाटर का, ये किसकी वजह से हो रहा है मुझे बताओ, कल की क्लास में पढ़ा है। अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ बच्चे तो कुछ नहीं, इक्का दुक्का कोई 5000 बच्चों में 1-2 कोई ये कहता है मैम अब हो नहीं पाएगा, मुझे लग रहा है समझ में नहीं आ रहा है। उनको हिम्मत बंधानी है, और सबकी तो बंधी हुई है। क्वेश्चन किया हुआ है आपने, कल क्लास में मैंने कराया, हाँ कल ही पढ़ाया है, देखिए बता रहे हैं बच्चे बिल्कुल। डीपीडी के कारण, डीपीडी के कारण, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट के कारण, है ना, क्या हो रहा है, मूवमेंट कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, डीपीडी के कारण मूवमेंट कर रहा है। डीपीडी क्या बताया था मैंने, सक्सेशन पावर, ठीक, इसी वजह से मूवमेंट हो रहा है, लिखवाया भी था, ठीक है। अब देखो साफ साफ लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन आया है, टफ है, इजी है, बहुत इजी है। 2 पास पास स्थित कोशिकाएं हैं, ए और बी। कोशिका ए में प्रासरण विभव 20 और दाब विभव, प्रासरण विभव क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब मैंने ये लिखवाया है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, और दाब विभव क्या है, दाब विभव क्या है, प्रेशर पोटेंशियल जो है वो क्या है, ये लिखवाया है मैंने। तो अब बताओ किस में होगा, सिंपल सा है ये, सिंपल सा है ये, सिर्फ मूवमेंट है, उसने आपको संख्या दे दी है, सिर्फ मूवमेंट है, संख्या दे दी है। आंसर बताइए जरा, अब कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। 2 पास पास की कोशिकाएं हैं, एक कोशिका है, एक ए कोशिका है, सॉल्व कर लो अपने पेपर पे, सॉल्व कर लो। ये ए कोशिका है, ये बी कोशिका है, यहाँ पर 20 बार है, मैंने लिखवाया भी था कि इसे पास्कल में 20 बार है, ठीक है। यहाँ पर ये 10 बार है, नहीं 20 और 10, अच्छा 20 और 10 है यहाँ पर, और यहाँ पर ये 16 और कितना है 4 है, तो 16 है और ये यहाँ पर 4 है। तो मूवमेंट किधर से किधर होगा, अगर आपने ये समझा था तो आंसर बता देंगे, अभी मैं सॉल्व नहीं करवा रही हूँ, अगर आपने समझा था तो ये बता देंगे, ठीक है। और इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, W = S + P, मैंने बताया था ना, ठीक है, बता देंगे आप, ये फॉर्मूला बताया था आपको, इसी फॉर्मूले में लगा दो और बता दो। पानी हमेशा उच्च जल विभव से कम जल विभव की ओर जाता है, पानी क्या जाता है, लिखवाया है ये, पानी हमेशा उच्च जल विभव से, फॉर्मूला बता दिया है मैंने, निकाल लेना जल विभव से, और नहीं निकलेगा तो मुझे बताना नीचे, इसी वाली वीडियो के नीचे आके बता देना कि मैम मैं ये सॉल्व कर पा रहा हूँ या नहीं, क्योंकि मैंने आपको क्लास में करवाया है तो मुझे पता चलेगा। पानी हमेशा उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की ओर जाएगा, निम्न जल विभव किसका है वो आप बता देंगे, निम्न जल विभव की ओर। बस ये तो बहुत
क्या हो गया, ये इस क्वेश्चन जो है बस इतना ही टफ आना है, तो इससे ज़्यादा नहीं आना है, तो सिंपल ही हो गया आंसर। आंसर इज ए, है ना, आंसर इज ए, फ्रॉम सेल ए टू फ्रॉम सेल बी, आंसर इज ए। आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या, इंग्लिश में भी है इसलिए परेशान नहीं होना। आंसर इज ए। जिससे नहीं हो पाया, जिसको नहीं समझ में आया नीचे कमेंट कर देना कि मैम नहीं समझ में आया, मैं बताऊंगी कैसे नहीं समझ में आया, मुझे ये भी पता चलेगा कि इतनी इजी चीज़ समझ में क्यों नहीं आ रही है। विलय विभव, देखो सीधा लिखवाया है कि नहीं लिखवाया है ना। विलय विभव, विलय विभव क्या है, विलय विभव किससे निरूपित किया जाता है, ठीक है। विलय विभव सॉल्यूट पोटेंशियल किससे निरूपित किया जाता है, क्या होता है, ये आपको लिखवाया है। और हमेशा क्या होता है बताएंगे, जरा जल्दी बताएंगे, जल्दी आंसर क्या होना चाहिए। विलय विभव आ रहा है ना, अब लग रहा है ना, यही तो सारा पढ़ा है, ये तो मैम ने पॉइंट पॉइंट लिखवाया है, तो ये तो क्यों, ये तो बहुत इजी है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आंसर ठीक है, नेगेटिव। ये क्या होगा, विलय विभव नेगेटिव होगा, ठीक। विलय विभव क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। क्लियर हो गई बात, ठीक है। एस से डिनोट करते हैं हम, यहाँ एस रह गया है, 5S से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आगे आते हैं। विलयन का प्रासरणी विभव सदा होता है, क्या होता है, विलयन का प्रासरणी विभव सदा होता है, बताइए। मैं देखती हूँ। अच्छा ये बताते चलना, जितने लोग भी आंसर दे रहे हो ना, ये बताते चलना कि नोट्स में है या नहीं है, हमने समझा है या नहीं समझा है ना। ये बता देना, हाँ मैम कल समझा है नोट्स में लिखी हुई है लाइन, ठीक। वहां से मैंने इसीलिए लिखवाया था, मुझे पता था कि सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए लिखवाया था। और वहां पे ये आपको, हाँ गुड बुध। लेकिन अभी कुछ बच्चे आंसर गलत दे रहे हैं, कुछ बच्चे आंसर गलत दे रहे हैं। विलयन का प्रासरणी विभव, ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज नेगेटिव, लिखवाया हुआ है ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है, हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो एक बार मैं जरा चेक कर लूँ कि बच्चे जो हैं हमारे वो टेलीग्राम वाले जुड़ चुके हैं कि नहीं। 1 सेकंड का बस मुझे टाइम दीजिए, ठीक है। 1 सेकंड का टाइम, मैं अपना मोबाइल निकाल लूँ, मोबाइल अंदर पर्स में रहता है। देखती हूँ कि बच्चे टेलीग्राम पे जुड़ चुके, फिर मुझे इसको लगातार बताना पड़ता है कि भाई ये लिंक है, ये लिंक है, ये लिंक है ना। बच्चे ढूंढ ही नहीं पाते कि क्लास कहाँ पर है और कहाँ नहीं है। यूट्यूब पे मिलती नहीं उन्हें, क्योंकि वो क्या नहीं करते हैं, यूट्यूब पे वो नहीं करते हैं। ये क्लास शेयर नहीं की गई है क्या, 1 मिनट बच्चों बस। शेयर नहीं की गई है यूट्यूब, टेलीग्राम वाले सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। टेलीग्राम वाले सारे बच्चे जुड़ चुके हैं यहाँ पर, हाँ टेलीग्राम वाले सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। चलें आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। जेसी बोस पौधों में रसारोहण के निम्नलिखित किस सिद्धांत के समर्थक थे। जेसी बोस का पूरा नाम क्या है, जेसी बोस का पूरा नाम है जगदीश चंद्र बोस, जगदीश चंद्र बोस। और इन्होंने ही बताया था कि पौधों में क्या होती है, पौधों में भी भाई संवेदनशीलता होती है, संवेदनशीलता।
पौधों में होती है संवेदनशीलता। ठीक है, तो ये यहाँ पूछ रहे हैं कि ये जो इन्होंने बताया था कि पौधों में संवेदनशीलता होती है, ये कौन सा सिद्धांत था? मैकेनिकल सिद्धांत था, मूलदाब सिद्धांत था, स्पंदन सिद्धांत था, या अंतःशोषणी सिद्धांत था? मैकेनिकल, रूट प्रेशर थ्योरी, पल्सेशन थ्योरी, या इम्बिबिशन थ्योरी? तो इम्बिबिशन थ्योरी तो एकदम ही गलत कर दोगे, एकदम ही गलत कर दोगे इम्बिबिशन थ्योरी अगर आएगा, है ना। इम्बिबिशन थ्योरी अगर आया तो फौरन गलत करोगे। ठीक, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक प्रोब था, प्रोब को पौधे की एंडोडर्मिस में घुसा दिया। ये पौधा है, प्रोब को घुसा दिया एंडोडर्मिस में। एंडोडर्मिस में जैसे ही घुसाया तो प्रोब में क्या होने लगा? स्पंदन होने लगा, पल्सेशन होने लगा, जैसे डॉक्टर होता है ना। हाँ, आप पकड़ लिया ना इतने से, गुड, बहुत अच्छी बात है। तो इसको यहाँ पर ऐसे पकड़ो। जगदीश चंद्र बोस ने पौधे की नब्ज पकड़ ली। अब आपको याद रहेगा, पौधे की नब्ज पकड़ ली का मतलब जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर को आप अपना हाथ पकड़ा देते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है? आपके हाथ को देखता है और आपकी पल्स को देखता है कि आपकी पल्स कैसी चल रही है, क्योंकि अगर फीवर होगा तो पल्स बहुत तेज चलेगी, अगर आपके अंदर वीकनेस होगी तो पल्स बहुत धीमी चलेगी, अगर आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो भी पल्स तेज चलेगी। हकीम भी पल्स देखते हैं, नब्ज देखना जिसे हम कहते हैं। जेसी बोस ने वही नब्ज पकड़ी थी, पल्सेस देखी थी, किसकी? प्लांट की। तो उन्होंने जैसे कि थर्मामीटर हमारे बॉडी में डॉक्टर लगाता है या आला लगा के चेक करता है, कहता है लंबी लंबी सांस लो, और पीछे क्या करता है? आला लगा देता है, स्टेथोस्कोप लगाता है। उसी तरीके से जेसी बोस ने भी एक प्रोब प्लांट की एंडोडर्मिस में एंटर किया। जैसे ही एंटर किया वहां पर क्या होने लगा? स्पंदन होने लगा। तब उन्हें पता चला कि ये जो जाइलम नीचे से पानी खींच के ऊपर तक पहुंचा रहा है, यहाँ पर एक स्पंदन हो रहा है, इसमें एक संवेदनशीलता है। उन्होंने यही कहा, ये स्टेटमेंट भी आता है। तो इसको हमने क्या कहा? इसको एम्बिबिशन तो नहीं कहेंगे इसे, बिल्कुल भी मैकेनिकल सिद्धांत भी नहीं कहेंगे, रूट प्रेशर थ्योरी, और आप के सोच सकते हैं कि यहाँ पर क्या? रूट प्रेशर थ्योरी और पल्सेशन थ्योरी, दो में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर रूट प्रेशर तो नहीं होगा, जब मैंने पल्स बोल दिया है तो पल्सेशन थ्योरी होगी, स्पंदन। और सब मैं रब कर देती हूँ, आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर अब यह पकड़ लेना बस के जेसी बोस ने क्या किया? स्पंदन थ्योरी, स्पंदन सिद्धांत, मतलब उन्होंने स्पंदन, पल्सेस को पकड़ा। अगर यहाँ पर हिंदी में स्पंदन सिद्धांत ना लिखा आएगा तो पल्सेशन थ्योरी ऐसे लिखा आएगा, पल्सेशन थ्योरी। तो आप समझ जाना कि जेसी बोस ने पल्सेशन थ्योरी दी थी, मतलब पल्स को पकड़ लिया था प्लांट की। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सूखे बीज पानी में रखने पर फूल जाते हैं। सिंपल है, सिंपल है ना, एकदम सिंपल है। कोई भी सूखा बीज अगर पानी में रखा गया है, आपने रात में चने भिगाए थे, सुबह इतने से चने थे, हमने पानी में भिगा दिए। जैसे ही हमने पानी में चने भिगाए, सुबह में हम देखते हैं वो कप में, ग्लास में या किसी बर्तन में ऊपर तक आ गए हैं। अब वो ऊपर तक आ गए हैं, इसका मतलब वो फूल गए हैं। क्यों फूल गए हैं? किस लिए फूल गए हैं? अंतःशोषण, अवशोषण, विसरण, परासरण, किसके कारण फूल गए हैं? तो 10 का आंसर आ रहा है बी, एब्जॉर्प्शन के कारण फूल गए हैं। बी आंसर क्यों दे रहे हो? हाँ, बी आंसर क्यों दे रहे हो? एब्जॉर्प्शन के कारण क्यों फूल गए? सूखे बीज में, ड्राई सीड में क्या होगा? पानी पे रखने पे इम्बिबिशन की थ्योरी होगी ना। मैंने ये बताया, इम्बिबिशन पढ़ाया आपको कल से पहले। मैंने आपको पढ़ाया था कि जो लकड़ियां होती हैं जब वो पानी में रखी रहती हैं तो वो क्या कर लेती हैं? एक होता है एब्जॉर्प्शन, एक होता है एडजॉर्प्शन। इम्बिबिशन इज अ स्पेसिफिक डिफ्यूजन, एक अलग तरीके का विशिष्ट प्रकार का डिफ्यूजन है। मैंने आपको ये बताया था कि ये जो सरफेस होती है, सॉलिड जो सरफेस होती है, यहाँ पर हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक किसे कहते हैं? हाइड्रोफिलिक कहते हैं जल स्नेही, जो वाटर लविंग है, जल स्नेही मॉलिक्यूल हैं, वाटर लविंग, जो वाटर से प्यार करते हैं। ठीक है, इस सरफेस पर, और यहाँ कोई भी झिल्ली नहीं होती है, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। जैसे ही ये पानी के संपर्क में आया तो इसने पानी को क्या कर लिया?
अवशोषित कर लिया। इसको जब सॉलिड सरफेस क्या करती है, पानी को सोखती है, तो उसे हम कहते हैं एड्सॉर्प्शन, चिपक जाते हैं। बच्चों छोटी छोटी सी बात को समझना चाहिए, स्लाइटली डिफरेंस को समझना चाहिए। पानी के अणु इसकी सरफेस पे चिपक जाते हैं, क्योंकि इसकी सरफेस कैसी है, जल स्नेही, वाटर लविंग है। वो जब चिपक जाते हैं उसके बाद जाएगा ना पानी अंदर, है ना, तो इसे कहते हैं इम्बिबिशन। मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें इम्बिबिशन में वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ये बीज इतना हार्ड हो जाएगा कि अगर आप कंक्रीट पे मारेंगे तो कंक्रीट टूट जाएगी। मैंने आपको बताया था कि पुराने टाइम में जो लोग थे वो लकड़ियां ऐसे ही डाल देते थे और लकड़ियों का वॉल्यूम बढ़ जाता था, लकड़ी पानी को पी के वॉल्यूम बढ़ जाता था, हार्डनेस बढ़ जाती थी, पानी की जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी वो चेंज हो जाती थी, हीट एनर्जी में हीट निकलती है ना, ये सारी चीज बताई थी ना। इसको हम कहते हैं इम्बिबिशन, अवशोषण नहीं, अंतः शोषण, अंतः शोषण इम्बिबिशन कहलाएगा। ये क्लियर हो गया, हीट रिलीज होगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगा और वो चीज पत्थर को भी तोड़ सकती है। ऐसे आप बीज को ऐसे डाल के देखिए, है ना, आप डाल के देखिए, फिर वो अंदर बात जाएगा बाद में, ठीक, पहले इम्बिबिशन, तो अंतः शोषण के कारण, इम्बिबिशन के कारण। क्लियर हो गई ये बात, समझ में आ गया, ठीक। मैंने पूरा इम्बिबिशन दोबारा से फिर से समझा दिया आपको। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कौन सा, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। बहुत अच्छा उदाहरण दिया था हमने, याद है, हमने पढ़ा था एक सीढ़ी पे आप चढ़ रहे हैं, छोटी बहन चढ़ रही है, उसका हाथ पकड़ के आप क्या हो रहे हैं, चढ़े जा रहे हैं। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है, बताओ। फायदा कोई नहीं है रिप्लाई करने का, क्यों नहीं है, बहुत फायदा है बेटा, सबके कमेंट्स देख रही हूं मैं। आज एक एक्चुअली क्या है ना, आज हमारा यूपीपीसीएस 2025 के लिए सिविल चैनल पे मॉक स्टार्ट हो रहा है। तो वो जो मॉक स्टार्ट हो रहा है उसका टाइम 10 बजे है। आज पहला मॉक है, तो जो चीज़ पहली बार होती है उसकी थोड़ी सी होती है ना, उलझन होती है, क्यूरियोसिटी होती है, तैयारी होती है। तो अभी क्या है कि मैंने आपका टाइम यहाँ पर 9 बजे से रखा हुआ है, इसलिए क्योंकि 9 ही बजे हमारी क्लास होती है ऐप पर, है ना, तो आप हैबिचुअल रहेंगे इस टाइम के। तो मैं चाहती हूँ इस टाइम को बढ़ाना, घटाना नहीं, क्वेश्चंस कराने का टाइम बढ़ाना। थोड़ी सी सेटिंग हो जाएगी अगले सैटरडे को, ठीक है। तो इस बार क्योंकि अभी मॉक में हो सकता है कि मुझे टर्न पे पहले जाना पड़े, इसलिए मैं 10 बजे ऑफ करूंगी। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी करा दूँ, और आपसे मैं बात नहीं कर पा रही हूँ यहाँ पर। निकी गुप्ता, बहुत अच्छी बात है, यहाँ फौजी वाइफ, बिल्कुल निकिता गुप्ता और आयुष सिंह आंसर दे रहे हैं, समझ में आ गई ना। हाँ, ये बात चंडीगढ़ वालों को समझाने, अच्छा चंडीगढ़ वालों, अभिषेक और नैन्सी, जितने भी लोग हैं, मैं सबके कमेंट देख रही हूँ। आप अपनी बात यहाँ पे कह सकते हैं, फ्रीली कह सकते हैं मुझसे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ये क्या आ गया है, ये क्या आ गया है, अच्छा ओके, इसको कट करना होगा। एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट की संकल्पना दी किसने थी, जल्दी से बताओ, दी किसने थी। मैम शाम वाली क्लास, शाम वाली क्लास, हाँ शाम वाली क्लास में मोस्ट प्रोबेबली मंडे से शुरू करूंगी, मेरी पूरी की पूरी अभी सेटिंग करूंगी और टेलीग्राम पे आपको ये इन्फॉर्म कर दूंगी, ठीक है, टेलीग्राम पे इन्फॉर्म करूंगी आपको। तो मंडे से पूरी की पूरी तैयारी है, मंडे से, लेकिन आज थोड़ा सा शेड्यूल बन जाए उसके बाद बताती हूँ, ठीक। एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट की संकल्पना किसने दी थी। अच्छा, एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट याद है ना, मैंने बताया था एपोप्लास्ट क्या है, सिम्प्लास्ट क्या है। सिम्प्लास्ट की संकल्पना किसने दी थी, ठीक है, किसने दी थी बताइए, किसने दी थी। मेरा मैसेज देख रही है, हाँ मैं देख रही हूँ मैसेज, हाँ किसने दी थी, ई मुंच ने दी थी बेटा, ये लोग ये याद रखना। तो सिम्प्लास्ट मुझे बता दोगे क्या है और एपोप्लास्ट क्या है। अंतर एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट में इतना ही है कि एपोप्लास्ट निर्जीव घटक द्वारा जो परिवहन होता है जल का, और सिम्प्लास्ट जीवित घटक में जो परिवहन होता है। यहाँ निर्जीव और सजीव का अंतर है, बाकी बात हम क्लास में करेंगे और कर भी चुके हैं। निर्जीव सजीव, ये निर्जीव घटक का जो परिवहन हो रहा है और सिम्प्लास्ट सजीव घटक का परिवहन। तो ये यहाँ पर मैंने सिम्प्लास्ट आपको समझाया है। और ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संरचना में ऋणात्मक दाब विभव देखने को मिलता है। ऋणात्मक दाब विभव, इन विच प्लांट स्ट्रक्चर इन नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल एग्जिस्ट ऑब्जर्व, है ना, वहां पर
एग्जिट होगा, थोड़ा सा गड़बड़ है। नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल इज ऑब्जर्व इन विच प्लांट स्ट्रक्चर इन नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल ना, ये गलत शब्द आ गया है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा रब कर देंगे यहाँ से। बताइए जल्दी। हाँ, किस संरचना में मिलता है ऋणात्मक दाब विभव? ऋणात्मक दाब विभव लीफ जाइलम में, ऋणात्मक दाब विभव ये रूट जाइलम में, स्टेम जाइलम में, लीफ जाइलम में या रूट पिथ में। ठीक है, प्रेशर पोटेंशियल का मान मूल जाइलम की तुलना में कम होता है किसमें? स्टेम जाइलम में बच्चों, ये याद रखना है ना, स्टेम जाइलम में ये कम होता है, स्टेम जाइलम में, लीफ में नहीं हो सकता। ठीक, लीफ में नहीं होगा। तो जो हमारा प्रेशर पोटेंशियल है वो प्रेशर पोटेंशियल हमारा स्टेम जाइलम में, प्रेशर पोटेंशियल जो हमारा रूट जाइलम है, मूल जाइलम है, उसकी तुलना में कम होता है। रूट कहाँ है? रूट तो नीचे है, ये स्टेम ऊपर है। तो वो कह रहा है किस संरचना में ऋणात्मक है, नेगेटिव किस में है? तो नेगेटिव हमारा स्टेम जाइलम में है। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, क्योंकि प्रेशर पोटेंशियल कहाँ? रूट जाइलम में मेन होगा, जाइलम तो नीचे तक जा रहा है ना, तो इसके कंपैरिजन में इसमें नेगेटिव होता है यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं। मृदा लवणता का मापन होता है। मृदा लवणता मतलब सॉइल सैलिनिटी, सॉइल के अंदर कितनी लवणता है। ठीक है, सॉइल के अंदर कितनी लवणता है। मैम प्लीज अपनी क्लास का टाइम टेबल बता दो। मेरी क्लास का टाइम टेबल बेटा, आप इसका मतलब आप हमारे बैच में एनरोल नहीं हैं। एलटी के लिए, एलटी और जीआईसी के लिए 9 बजे क्लास टाइमिंग है ऐप पर, सुबह 9 बजे हमारी क्लास शुरू होती है ना। तो हम जो एलटी जीआईसी में कंबाइन है वो कंबाइन लेके चल रहे हैं, जो जीआईसी में अलग होगा उसको हम जीआईसी की अलग क्लास में करेंगे। अभी हमारा प्लांट फिजियोलॉजी चल रहा है, लेकिन कल मंडे है, मुझे अभी डिसाइड करना है आज परसों कि मैं अभी प्लांट फिजियोलॉजी को कंटिन्यू करूं कि फिर सुबह और शाम की क्लास होगी। बॉटनी सुबह हो जाएगा, जूलॉजी शाम को हो जाएगा। अगर 2 क्लास होंगी तो फिर मैं उस तरीके से मैनेज करूंगी। इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे पूरा ये टाइम टेबल डाल दूंगी, तो हर बच्चा टेलीग्राम पे ऐड होना चाहिए। टेलीग्राम पे वही ऐड हो सकता है बेटा जिसने कोर्स परचेज किया होगा। अगर आपने कोर्स परचेज नहीं किया है तो अभी भी समय है, आप कोर्स परचेज कर सकते हैं, LTGIC जिसके लिए भी आप चाहें उसके लिए। क्लियर? तो चलें आगे बढ़ते हैं। मृदा लवणता का मापन, सॉइल सैलिनिटी किस में मीजर की जाती है? पोटोमीटर में, पोरोमीटर में, कैलोरीमीटर में, कंडक्टिविटी मीटर में। अगर थोड़ा सा ध्यान से आंसर दोगे फौरन आंसर बता दोगे, है ना, फौरन आंसर बता दोगे। देखो कंडक्टिविटी मीटर भी आ रहा है यहाँ पर, है ना, पोटोमीटर भी आंसर आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि 2-2 आंसर हों? 2-2 आंसर तो नहीं हो सकते। तो पोटोमीटर, पोरोमीटर, कैलोरीमीटर, आप ट्रांसपीरेशन इसका मतलब आपने नहीं पढ़ा, है ना, अभी तक नहीं पढ़ा। मैंने नोट्स दिए हुए हैं, ट्रांसपीरेशन तक के नोट्स दे दिए हैं, आप लोगों ने इसका मतलब रीडिंग नहीं लगाई। लगाई होती तो फौरन इसका आंसर लगाते। कैलोरीमीटर तो ऐसे ही काट दोगे, पोरोमीटर और पोटोमीटर भी अगर ट्रांसपीरेशन पढ़ा है तो काट दोगे। कंडक्टिविटी मीटर से, ठीक है, कंडक्टिविटी मीटर से सॉइल के अंदर जो सैलिनिटी है, जो लवणता है उसके अंदर, उसको नापा जाता है। चलें आगे बढ़ते हैं। स्फीति कोशिका में होता है, देखो नोट्स में सीधा लिखा हुआ है, नोट्स अगर पढ़ोगे तो सीधा लिखा हुआ है, और इतना बढ़िया नोट्स है ना, जिसे आप कह रहे हो ना शॉर्ट में मत देना मैम, शॉर्ट में नहीं दूंगी, अब मैं लैंग्वेज ही दूंगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इतना बढ़िया नोट्स है कि आपको फौरन ये आंसर मिल जाएगा। बताओ आंसर क्या होगा? आंसर बताओ जल्दी। OP = 0, DPD = 0, TP = 0 या TP = DPD, क्या होगा आंसर? आंसर बताओ। आपके नोट्स में सबका आंसर सही आना चाहिए। स्फीति कोशिका में क्या होता है? जब कोशिका स्फीति होती है, पूर्ण स्फीति होती है, तो क्या होता है बताइए। और ये मैंने लिखवाया हुआ है, इसे मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी। तो क्या होता है जल्दी बताएंगे? आंसर नहीं आ रहा है अभी भी?
मैंने लिखवाया हुआ है डायरेक्ट, डीपीडी इज इक्वल टू 0, तनी हुई अवस्था में है। आज जाके नोट्स अभी देख लेना, उसमें लिखा हुआ होगा। डीपीडी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टर्गिड है सेल, कैसे हो जाएगा देखना, अब एक्सप्लेन नहीं करूंगी, इतना साफ साफ लिखा है। शुद्ध और साफ पानी का प्रासरण दाब होता है। क्या होता है, शुद्ध और साफ पानी जो होता है उसका प्रासरण दाब क्या होता है, ये भी सीधा ऐसे ही लिखवाया हुआ है। जो प्योर और साफ जल होता है उसका प्रासरण दाब कितना होता है, ऐसे डायरेक्ट ऐसे ही लिखवाया हुआ। गुड, बहुत से लोग आंसर सही दे रहे हैं, इतनी तेजी से कमेंट जा रहे हैं ना। सतीश, प्रगति, सोनी, हिमांशी, अंशु, अंजुम, गुप्ता, प्रियंका, राखी, श्रीवास्तव, सदफ, ममता, है ना, मुझे बहुत ध्यान लगाना पड़ रहा है। शिवानी, संजीव, कविता, हिमांशी, बहुत ध्यान लगाना पड़ रहा है। गुड, जिन्होंने आंसर एकदम दिया है ना 0, बहुत सही है। इसका मतलब नोट्स पढ़े हैं। एक पादप के जल के ऊपर चढ़ने के लिए सही शब्द उपयुक्त है। देखो यहाँ पर लिखा है एकदम उपयुक्त हो, सही मतलब उपयुक्त सटीक हो, उसके अलावा और कोई शब्द ना हो। क्या सा शब्द होगा? इतने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, इतने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी से, और आप कह रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी मैम समझ में नहीं आ रही है। फिर मैं क्या समझूं? देखो, ए आंसर आ रहा है, डी आंसर आ रहा है अभी यहाँ पर, है ना। जो ए आंसर दे रहे हैं, जो डी आंसर दे रहे हैं, तो ए वो क्यों दे रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन कितना इजी है। वो कह रहा है एक पादप में जल जो है वो ऊपर चढ़ेगा, तो नीचे से जल कहाँ चढ़ रहा है? ऊपर चढ़ रहा है। जब नीचे से जल ऊपर चढ़ रहा है तो ये वाष्पोत्सर्जन कैसे हो जाएगा? इसे वाष्पोत्सर्जन थोड़ी ना कहेंगे। वाष्पोत्सर्जन तो, ये तो जो ये आंसर दे रहे हैं गलत है। वाष्पोत्सर्जन है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीफ। ठीक, यहां पर आंसर है डी, रस का आरोहण। आरोहण का मतलब है ऊपर